नमो नमः। मेघदूत का यह श्लोक संख्या 5 आपके सामने है। पिछले हम 4 श्लोक पढ़ चुके हैं। चलिए 5वें श्लोक का करते हैं पाठ। धूमज्योतिः सलिलमरुतां सन्निपातः क्व मेघः संदेशार्थाः क्व पटुकरणैः प्राणिभिः प्रापणीयाः इत्युत्सोक्यादपरिगणयन् गुह्यकस्तं ययाचे कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाश्चेतना चेतनेषु। पिछले श्लोक में हमने देखा कि जब मेघ यक्ष के पास पहुंचा तो उसने बहुत ही प्रीति प्रमुख वचनों से उसका स्वागत किया, अर्घ्य उसको समर्पित किया। क्यों? क्योंकि वह उसके माध्यम से अपनी प्रवृत्ति को, अपने समाचार को अपनी प्रिया तक पहुंचाना चाहता है। अब इसी बात को लक्ष्य में लेकर यहाँ पर जो महाकवि कालिदास हैं वो कामी जनों की प्रवृत्ति को बता रहे हैं कि कामी जनों की प्रवृत्ति किस प्रकार की हो जाती है कि वो किसी भी जो चेतन और अचेतन वस्तु हैं उनकी प्रवृत्ति को, उनके गुणों को नहीं जान पाते और अनुचित प्रार्थनाएं करने लगते हैं। इस प्रकार की बात यहाँ पर महाकवि कालिदास अब इस श्लोक के माध्यम से कहने जा रहे हैं। चलिए अर्थ देखना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बता रहे हैं कि जो मेघ की संरचना है वो मेघ की संरचना किस प्रकार से होती है। लिखा हुआ है धूमत ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः क्व मेघः। सन्निपातः अर्थात समूह, इन सभी चीजों का समूह है मेघ। किन किन चीजों का? धूम, ज्योति, धूम अर्थात धुआं, ज्योति अर्थात प्रकाश, सलिल अर्थात जल और मरुत अर्थात वायु। तो धूम, ज्योति, सलिल, मरुत, धुआं, प्रकाश, जल और वायु, इन सभी के सन्निपात अर्थात समूह से बना हुआ जो मेघ, मेघ क्वा, कहाँ तो वह मेघ। तो ये क्वा शब्द इसलिए प्रयुक्त किया है, हम जैसे कहते हैं ना कि भाई कहाँ तो राजा भोज कहाँ गंगू तेली, उस प्रकार की बात बताने के लिए कि कहाँ तो इस प्रकार से इन चीजों से बना हुआ अचेतन मेघ। ये सारी चीजें क्या है? प्रायः अचेतन है, किसी प्रकार के संदेश को यहाँ से वहां नहीं पहुंचा सकती। तो इन ही अचेतन वस्तुओं से बना हुआ कहाँ तो वह मेघ। और जो जिस संदेश को वह यक्ष भिजवाना चाहता है वो संदेश कैसा है? वह संदेश हुआ करता है प्राणी भी प्रापणीया, वह प्राणियों के द्वारा ही प्राप्त कराया जाता है, प्राणियों के द्वारा ही भेजने योग्य होता है, ना कि अचेतनों के द्वारा। तो ये प्राणी भी से ही यह द्योतित कर रहे हैं कि भाई मेघ तो कैसा अप्राणी है, अचेतन है। और संदेश कैसे हुआ करते हैं? संदेश होते हैं प्राणी भी प्रापणीय, प्राणियों के द्वारा प्राप्त कराए जाने योग्य होते हैं। और कैसे प्राणियों के द्वारा? तो कह रहे हैं कि पटुकरणई ही प्राणी भी। पटु है कर्ण अर्थात इंद्रियां जिनकी, चतुर है इंद्रियां जिनकी, जो इंद्रियों से चतुर होते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, बता सकते हैं, इस प्रकार से इन चीजों में जो समर्थ होते हैं, इस प्रकार की इंद्रियां जिनकी पटु हैं, ऐसे प्राणी भी। पटु कर्ण ही विशेषण है प्राणी भी का, दोनों में तृतीय विभक्ति लगी हुई है। तो पटु कर्ण ही प्राणी भी प्रापणीया, प्राप्त कराए जाने योग्य क्या? संदेशार्थाः, संदेश के जो अर्थ हैं वो कैसे होते हैं? संदेश कैसे होते हैं कि पटुकरणैः प्राणिभिः प्रापणीयाः संदेशार्थः क्वा। तो कहाँ तो इस प्रकार से चेतन प्राणियों के द्वारा, चतुर प्राणियों के द्वारा प्राप्त कराए जाने वाले संदेश, और कहाँ इन अचेतन वस्तुओं से बना हुआ मेघ। इस प्रकार का ये जो भेद है, इति, इस भेद को अब यहाँ इत्युत्सौक्यात् जो लिखा हुआ है, लिखे इति औत्सुक्यात्, इति औत्सुक्यात्। इति मतलब इस प्रकार का जो भेद ऊपर 2 लाइन में बताया गया है, इस भेद को औत्सुक्याद् अपरिगणयन् गुह्यकः तम ययाचे। यहाँ से निकलेगा इति, पदच्छेद में आप देखते चले इति, इसके बाद यहाँ से निकलेगा औत्सुक्याद्, यण संधि हुई है, औत्सुक्यात् प्लस अपरिगणयन, ता के स्थान पे दा हुआ है अर्थात जस्त संधि हुई है। गुह्यकः, सा के स्थान पर विसर्ग हो जाएगा, और तम ययाचे इस प्रकार से पदच्छेद है। तो कह रहे हैं कि इति, इस प्रकार के भेद को अपरिगणयन, अपरिगणयन परिगणित नहीं करता हुआ, इस प्रकार के भेद की गणना नहीं करता हुआ, इस प्रकार के भेद को नहीं समझता हुआ। कौन? गुह्यकः, गुह्यक शब्द यक्ष के लिए प्रयुक्त हुआ है, वह जो गुह्यक अर्थात यक्ष
कैसा कि अपरिगणयन नहीं गणता हुआ। क्या किसकी गणना नहीं करता हुआ? इति, ये जो भेद ऊपर दो पंक्तियों में बताया है, संदेश में और मेघ में। संदेश अचेतन और चेतन के द्वारा प्राप्त कराया जाने वाला संदेश, इस प्रकार अचेतन मेघ और चेतन प्राणियों के द्वारा प्राप्त कराया जाने वाला संदेश, इस प्रकार का जो भेद ऊपर बताया गया है, इति, इस प्रकार के भेद को अपरिगणयन, नहीं गणता हुआ, नहीं गणना करता हुआ। कौन? गुह्य कहा, अर्थात यक्ष। क्यों नहीं कर रहा है भाई गणना? उसकी बुद्धि कहाँ चली गई है? तो कह रहे हैं कि औत्सुक्यात, उत्सुकता से बना है औत्सुक्य। उत्सुकता की वजह से उसे किस बात की उत्सुकता है? कि भाई जल्दी से मेरा संदेश जो है मेरी प्रिया तक पहुंच जाए, इस प्रकार की उत्सुकता की वजह से उस भेद को अपरिगणयन, नहीं गिनता हुआ, उस गुह्यक ने, उस यक्ष ने, तम ययाचे, तम अर्थात उससे, ययाचे अर्थात याचना की, लिट लकार का रूप है ययाचे, उससे याचना की। किससे याचना की? उस मेघ से याचना की। अब इसी बात को लक्ष्य कहते हुए कि भाई उसने इस चेतन अचेतन को, भेद को न समझते हुए भी उत्सुकता उत्सुकता के कारण से इस प्रकार की याचना की। तो उस बात को लक्ष्य करते हुए वहां कवि एक सूक्ति यहाँ पे कह रहे हैं, इस सूक्ति को ध्यान रखने जैसी सूक्ति है कि कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेशु। कामार्ता, कामेन आर्तः, जो काम से पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं, जो पुरुष होते हैं, होते जीव प्राणी होते हैं, वो काम से पीड़ित होने के बाद कैसे हो जाते हैं? प्रकृति कृपणा, प्रकृति से ही, स्वभाव से ही कृपण हो जाते हैं, अर्थात उनकी बुद्धि जो है उसमें कृपणता दिखलाने लगती है। कृपण वैसे कंजूस होता है, प्रकृति से कृपण हो जाते हैं, अर्थात प्रकृति से ही मंद बुद्धि हो जाते हैं, उनकी बुद्धि इस प्रकार से काम करती ही नहीं है। कहाँ नहीं करती? कि चेतना चेतनेशु, चेतन और अचेतन विषयों में वो प्रकृति कृपण हो जाते हैं, अर्थात उसमें भेद वो नहीं कर पाती कि क्या चेतन है और क्या अचेतन है। कौन? कि जो कामार्ता होते हैं, कामेन अर्ता, काम से जो पीड़ित हो जाते हैं, ऐसे लोग। क्योंकि यहाँ पर जो गुह्यक है, जो हमारा यक्ष है, वो भी कैसा है? कामार्ता है, इसलिए वो भी चेतन और अचेतन में भेद न करता हुआ इस प्रकार की अभ्यर्थना मेघ से कर रहा है। तो ये इसका सामान्य अर्थ था। इससे बनने वाले हम प्रश्नों की भी चर्चा कर लें। एक तो प्रश्न बन सकता है कि मेघ जो है वो किन किन वस्तुओं का सन्निपात है? मेघ केशाम वस्तुनाम सन्निपातः, याद रखना है, धूमज्योति ज्योति सलिल मरुताम। संदेशाः कीदृशाः भवन्ति, अथवा संदेशार्थाः कीदृशाः भवन्ति। संदेशार्थ कैसे होते हैं? तो पटुकरणैः प्राणिभिः प्रापणीयाः, चतुर प्राणियों के द्वारा प्राप्त कराए जाने योग्य होते हैं, ग्रहण कराने योग्य होते हैं। इसके बाद जो सूक्ति है, ये सूक्ति तो अपने को अलग से याद रखनी है। सूक्ति देकर पूछा जा सकता है कि यह सूक्ति कहाँ की है, अथवा इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि चेतना चेतनेषु के जनाः प्रकृतिकृपणाः भवन्ति, कामार्ताः जनाः प्रकृतिकृपणाः भवन्ति। ये इससे बनने वाले प्रश्न है। इसके बाद देखते हैं कि इसमें से बनने वाले व्याकरण से संबंधित प्रश्न कौन से हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देख पा रहे हैं कि अलंकार आपके सामने लिखा हुआ है। जैसा कि हमने देखा कि भाई एक तरफ तो जो मेघ है वो अचेतन वस्तुओं का सन्निपात है, तो स्वयं ही अचेतन है। और संदेश कैसे हैं कि भाई चेतन वस्तुओं के द्वारा भेजने और प्राप्त किए जाने योग्य होते हैं। तो ये विषम चीजों का समाहार यहाँ पे किया गया है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि विषम अलंकार यहाँ पर प्रयुक्त किया गया है। उसका लक्षण है विरूपयोः संघटना याचा तद विषय मतम। जो विरूप, विरुद्ध चीजों का संगठन जहाँ पे किया जाए, वहां विषम अलंकार हुआ करता है। अर्थांतर न्यास अलंकार, जहां भी आप काव्य में कोई भी सूक्ति देखें, वो सूक्ति अर्थांतर न्यास अलंकार के अंतर्गत ही आती है, क्योंकि वहां पर उस सूक्ति रूपी सामान्य अर्थ से विशेष अर्थ का समर्थन किया जाता है। तो जहां भी कहीं भी आपको काव्य में कोई सूक्ति मिले, यहाँ पे हमारे पास सूक्ति थी कामार्ता ही प्रकृति कृपणाः चेतना चेतनेषु, तो जहां भी सूक्ति मिले वहां अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। समास देखिए, धूमज्योति सलिल मरुताम, धूमः च ज्योतिः च सलिलम च मरुच्च। इस प्रकार से द्वंद्व समास करके पद बनेगा धूमज्योति सलिल मरुतः, और फिर उसमें षष्ठी बहुवचन लगाएंगे तो बनेगा तेसाम धूमज्योति सलिल मरुताम। मरुत शब्द टकारांत है, इसलिए भवत की तरह भवताम बनता है, वैसे ही मरुत से बन जाएगा मरुताम। पटुकर्ण में किस प्रकार से समास होगा? तो हमने समझा था कि पटु है कर्ण जनिके, कर्ण अर्थात इंद्रियां, तो पटूनि कर्णानि येषाम ते
पटुकर्णाः और तैः पटुकर्णैः, इस प्रकार से बहुव्रीहि समास है। संदेशार्थाः संदेशाः एव अर्थाः, इस प्रकार से यहाँ पर रूपक समास हुआ है मयूर व्यंजक आदि गणपठित होने से। औत्सुक्यात कैसे बनेगा? उत्सुकस्य भावः कर्म वा औत्सुक्यम, तो भाव या कर्म अर्थ में यहाँ पर प्रत्यय किया गया है। अपरिगणयन कैसे बनेगा? परिसर्ग पूर्वक गण धातु है और उसका क्षत्रिय प्रत्यय में रूप बनेगा परिगणयन, और न परिगणयन अपरिगणयन, इस प्रकार से नया तत्पुरुष समास यहाँ पर होगा। कामार्ता में कौन सा समास है? तो कामेन आर्ता, कामार्ता जो काम से पीड़ित है, इस प्रकार से तृतीय तत्पुरुष। चेतना चेतनेषु में किस प्रकार समास होगा? चेतनः च अचेतनः च चेतना चेतनौ और तेषु चेतना चेतनेषु। प्रकृति कृपणाः में किस प्रकार से समास होगा? कि प्रकृत्या कृपणः, तृतीय तत्पुरुष प्रकृति से ही कृपण हो जाया करते हैं। व्याकरण में सन्निपात शब्द कैसे बनेगा? समुपसर्ग पूर्वक निपसर्ग पूर्वक पत धातु है और उससे घय प्रत्यय करेंगे तो शब्द बनेगा सन्निपात। और क्या है? पटुकरण में क्री धातु से पटु, पटु के बारे में समझ चुके हैं कि वहां पे समास हुआ है पटु शब्द के साथ। कर्ण कैसे बनेगा? क्री धातु से लिट प्रत्यय करने के बाद कर्ण शब्द बनेगा। संदेश शब्द समुपसर्ग पूर्वक जिस धातु से घय प्रत्यय करने पर। औत्सुक्य शब्द बता चुके हैं कि कर्म या भावार्थ में श्यय प्रत्यय करने पर। प्राणी भी ही शब्द कैसे बनता है? तो देख सकते हैं कि भाई प्राण शब्द से इनी प्रत्यय करते हैं तो प्राणी शब्द बनता है और उसके तृतीया बहुवचन में पद बनेगा प्राणी भी। अपरिगणयन के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। गुह्य कहा कैसे बनेगा? तो लिखा हुआ है गुह धातु से ऋडवुल त्रिचौ, इस सूत्र से ऋडवुल प्रत्यय करने पर गुह्य कहा यह पद बनेगा। तो ये व्याकरण से बनने वाले कुछ जो प्रश्न हो सकते हैं उनकी चर्चा हमने की। इस प्रकार से श्लोक संपूर्ण हुआ और अगले श्लोक के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए भूयात् तावत् मंगलम्।